इंडिगो। तो ये जो इंग्लिश का आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंडिगो, जो कि लिखा गया है लुई फिशर ने। लुई फिशर जो थे, ही वॉज बोर्न इन Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty of Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. तो लुई फिशर जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ ऑफ कोर्स काम करते थे, इंडिया भी आए, और उनकी जो ये बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानी जाती है गांधी जी को पढ़ने के लिए, गांधी की लाइफस्टाइल को पढ़ने के लिए। तो गांधी जी को पढ़ने के लिए लुई फिशर जो कि एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने ये किताब लिखी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानी जाती है टू रीड अबाउट गांधी जी। नाउ हम इस चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इंडिगो, ये चैप्टर बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। पहला, ये हमें बताता है कि गांधी जी के काम करने का तरीका क्या था, कि कितने सिस्टमैटिकली, फोर साइटेडनेस के साथ, कि कितनी वो दूर की नज़र रखते हुए काम करते थे, कि बहुत आगे की स्टेप्स को भी पहले से प्लान करते थे, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ वो करते थे। एंड सेकेंडली ये बात बताता है द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, कि कैसे राजेंद्र शुक्ला एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन गए, कि सिर्फ उनके डिटर्मिनेशन के कारण उन्हें कितने बड़े बड़े चेंजेस लाने में वो उनका काम आया। अब हम देखते हैं कि हमें चार जो है ये एक्सप्रेशंस टेक्स्ट में मिलेंगे। अर्ज द डिपार्चर। अर्ज द डिपार्चर का मतलब कि उनके जाने के लिए, डिपार्चर का मतलब होता है जाना। आप देखेंगे कि आपको एयरपोर्ट्स पर स्पेशली ये वर्ड्स दिखेंगे, डिपार्चर एंड अराइवल। तो डिपार्चर मतलब किसी एक जगह पर आप प्रेजेंटली हो और इस जगह से आप किसी दूसरी जगह पर जाओगे। तो अर्ज द डिपार्चर जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ करा गया था, कि ब्रिटिशर्स का जाना, अर्ज करना किसी चीज़ को, इसका मतलब उसके लिए काम करना, उस चीज़ की तरफ बढ़ावा देना। तो अर्ज द डिपार्चर मतलब किसी के जाने के लिए, किसी के उस जगह से जाने के लिए अर्ज करना। फिर है हार्बर अ मैन लाइक मी। हार्बर का मतलब हम देखें अगर तो होता है कि हार्बर का एक तरीके से मतलब कहीं ना कहीं पालन पोषण करना, टू राइज, उसको रेज करने के सेंस में भी यूज़ होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कॉन्फ्लिक्ट हम बोलते हैं कि जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं और उन दो ऑप्शंस के बीच में हम चूज़ नहीं कर पा रहे, डिसएग्रीमेंट होता है बेसिकली, तो कॉन्फ्लिक्ट तब होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब दो चीज़ों के बीच में हमारा एक डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कि अगर हम एक करेंगे तो बी गलत हो जाएगा, बी करेंगे तो ए गलत हो जाएगा, यानी कि अगर हम दोनों में से कोई एक चूज़ करते हैं तो दूसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ यानी कि दो ड्यूटीज़ हैं और दोनों ड्यूटीज़ के बीच में डिसएग्रीमेंट होना, कि अगर हम एक ड्यूटी को फॉलो करते हैं तो हमारी दूसरी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। एंड देन सीक अ प्रॉप यानी कि एक प्रॉप की तलाश करना है, उसमें एक प्रॉप की तरह उसको इस्तेमाल करना, उसको देखना, यूज़ करना एज अ प्रॉप कोई भी चीज़ होती है जो आपको कोई काम करने में असिस्ट करती है, मदद करती है। तो जब सबसे पहले गांधी जी के पास लुई फिशर मिलने आए 1942 में, जो ये आई की बात हो रही है, आई लुई फिशर की बात हो रही है, जो कि सेवाग्राम में उनके आश्रम में लुई फिशर सबसे पहले गांधी जी से मिले 1942 के साल में। He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो सबसे पहले जब लुई फिशर की मुलाकात गांधी जी से हुई, गांधी जी ने बात की कि मैं आपको आज कहानी बताऊंगा कि कैसे सबसे पहले मुझे लगा कि अब ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर जाना चाहिए। तो ये इस चीज़ की शुरुआत हुई थी 1917 के ईयर में, जब गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना चाहिए। अब देखिए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में एक एनुअल कन्वेंशन हुआ था। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district.
Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the Kingdom of Nepal. देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी कि 1916 के दिसंबर में INC जो पार्टी हम जिसे कहते हैं आज भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कन्वेंशन, एक एनुअल कन्वेंशन यानी कि एक एनुअल मीटिंग की तरह हम कह सकते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं, तो वो हुई थी लखनऊ में, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो उस कांग्रेस के कन्वेंशन में 2000 प्लस डेलीगेट्स आए थे, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। 2000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स आना, और बहुत सारे विजिटर्स भी थे। तो अब अगर 2300 सिर्फ डेलीगेट्स थे, अगर हम मान लें कि 200 विजिटर्स भी होंगे, सो 2500 लोगों की स्ट्रेंथ होना इज़ अ वेरी ह्यूज डील। तो इन प्रोसीडिंग्स यानी कि जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस समय पर एक पेजेंट यानी कि एक फार्मर, तो पेजेंट बेसिकली एक डिफरेंस होता है फार्मर और पेजेंट के बीच में, बहुत ही छोटा सा टेक्निकल टर्म ये है कि टेक्निकल डिफरेंस ये कि पेजेंट यूजुअली अपनी लैंड पे नहीं किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करता है, वो खुद की ज़मीन पर काम नहीं करता है। तो एक फार्मर और एक पेजेंट के बीच में ये डिफरेंस होता है। तो एक बहुत ही गरीब सा पेजेंट था जो कि आया, और मतलब पुअर और इमेसिएटेड यानी कि गरीब सा, बहुत नॉर्मल यूजुअल सा, किसी भी मतलब इतने सारे लोगों में से उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, यूजुअल था। तो वो गांधी जी के पास आया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शहर आए, मेरे डिस्ट्रिक्ट ज़िला आए, यानी कि आप चंपारण विज़िट करें। अब गांधी जी ने पहले चंपारण के बारे में कभी सुना भी नहीं था कि चंपारण नाम की भी कोई जगह है। तो चंपारण जो है वो फुटहिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज़, यानी कि हिमालयाज़ के बिल्कुल जो ढलान वाले उस पे है, या ढलान भी नहीं, हम कहेंगे कि बहुत किंगडम ऑफ नेपाल। तो उस समय नेपाल जो था एक राजा उसको वो करते थे, इसलिए यहाँ पे तो नेपाल में मोनार्की सिस्टम था। आज भी नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इसी वजह से यहाँ पे किंगडम ऑफ नेपाल बोला गया है। तो एक अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He had come to Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar, and somebody had probably said, speak to Gandhi. अब जो चंपारण में एक शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम चलता था, जो कि एक एंशियंट अरेंजमेंट है, यानी बहुत समय से ये शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम अरेंजमेंट चल रहा था। शेयर क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप एक ही समय पर एक ही लैंड के ऊपर शेयर करते हुए क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, 2 क्रॉप्स आप एक ही समय पर एक ही लैंड पे आप उगा रहे हैं। राजकुमार शुक्ला एक पेजेंट था जो कि किसी और की ज़मीन पे काम करता था, और इस शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट में काम करता था, यानी कि वो एक हिस्से में तो कुछ और उगा रहा है, मान लीजिए जो भी गेहूँ चावल दाल जो भी उगा रहा है, और दूसरे हिस्से में कुछ और उगा रहा है। राजकुमार शुक्ला इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन रेजोल्यूट था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कुछ इंस्टेंसेस आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राजकुमार शुक्ला जो था बहुत डिटर्मिनेट था, बहुत ही रेजोल्यूट था। एक बार जो ठान ली फिर उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। वो कांग्रेस सेशन में आए थे कि जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए, और किसी ने उनको फिर सलाह दी कि आपको इस बारे में बात करनी है, आप जाके गांधी जी से बात करिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि इस ईयर 1916 में जब ये दिसंबर में ये एनुअल कन्वेंशन हुआ था, तो इस समय गांधी जी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे, या कुछ बहुत ही वो नहीं थे, बहुत सारे लोग ऐसे गांधी जी को नहीं जानते थे। गांधी जी ने थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका में कुछ काम किया था, ब्लैक्स के अगेंस्ट, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने कुछ रैलीज़ निकाली थी और बहुत कुछ काम किया था, लेकिन इंडिया में एज सच इतने जाने माने वो नहीं थे। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, जो कि कानपुर है, ऑफ कोर्स कानपुर इज़ द ब्रिटिश नेम फॉर कानपुर, एंड was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. तो ये पैराग्राफ हमें एक पहला पॉइंट है जो हमें बताता है कि कितने राजकुमार शुक्ला कितने रेजोल्यूट थे, कहाँ से कहाँ वो ट्रैवल कर रहे हैं, यूपी से अहमदाबाद आश्रम में, और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, लेकिन राजकुमार शुक्ला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो गांधी जी के पीछे पड़े रहे। Fix a date, he begged. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. तो
गांधी जी उनके साथ जाने के लिए सिर्फ एक ही वजह से माने, वो है राजकुमार शुक्ला के डिटर्मिनेशन की वजह से, कि कैसे वो उसके पीछे पड़ रहे कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने उनकी कहानी सुनी कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम क्या है। गांधी जी को लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो गांधी जी कर सकते हैं। उन्हें समझ में आया कि फार्मर्स के साथ कुछ तो गलत, पेजेंट्स के साथ कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है, ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है इसके अंडर। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला ने जो बात कही उससे, और राजकुमार शुक्ला खुद से उनसे, कि कैसे वो बिल्कुल डिटर्मिनेट थे, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, जो वो करना चाहते थे वो करके माने। उनका उनका उनकी ठानी हुई बात को देखते हुए गांधी जी ने बोला कि ठीक है, कैलकटा में मेरी एक मीटिंग है, मुझे कैलकटा में इस समय पर रहना है कुछ काम के लिए, तो वहाँ पर आकर मिलो। कैलकटा जो कि बंगाल में है, यानी कि कोलकाता आज के समय में, तो हम कोलकाता जो कि बिहार से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कोलकाता से मुझे लेकर फिर तुम अपने चंपारण ज़िले में लेके जाना। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब बहुत समय बीत गया। शुक्ला जो था वो कैलकटा में वेट कर रहे थे कि गांधी जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ से मैं उनको लेकर जाऊँगा। तो हॉन्चेस पर सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस का मतलब कि बिल्कुल हम बोलते हैं ना कि ताक लगाए बैठे हुए थे। शुक्ला बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे गांधी कैलकटा आए। उन्होंने वेट किया कि गांधी जी अपना काम कर ले, पूरा ख़त्म करें, और फिर वहाँ से दोनों पटना के लिए निकल गए, जो कि आज पटना बिहार की कैपिटल है। तो ट्रेन से वो पटना के लिए निकल गए बिहार में। चंपारण जो है वो बिहार का ही एक ज़िला है। वहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो है वो उन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर लेके गए। राजेंद्र प्रसाद जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और बाद में जाकर इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। आप सभी जानते होंगे कि राजेंद्र प्रसाद इंडिया के प्रेसिडेंट थे। राजेंद्र प्रसाद जो है उनके घर ले गए। अब यहाँ पर आप बात देखिए कि राजेंद्र प्रसाद खुद घर पे नहीं थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने, अब राजेंद्र प्रसाद उस समय पर एक लॉयर थे, लॉ का काम करते थे। तो राजेंद्र प्रसाद खुद घर पे नहीं थे, लेकिन सर्वेंट्स ने, जो वहाँ पे नौकर काम करते थे, उन्होंने राजकुमार शुक्ला को घर पे रहने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक पेजेंट था। कैसे वो जानते थे इस बात? क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने कई बार राजेंद्र प्रसाद जी से मुलाकात की थी इसी मामले को लेकर। ये लैंडलॉट और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग के मामले को लेकर कई बार राजकुमार शुक्ला ने राजेंद्र प्रसाद से बात की थी। इसी वजह से राजेंद्र प्रसाद के घर पे जो नौकर थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते पहचानते थे, तो उन्होंने उन्हें घर पे रुकने दिया। साथ ही में गांधी जी को भी रुकने दिया। अब गांधी जी को वो जानते नहीं थे, तो उन्होंने गांधी जी को उस समय पर कुएं से पानी तक निकालने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो गांधी जी को जानते नहीं हैं, क्या पता वो एक अनटचेबल हो। एक अनटचेबल क्या, यानी कि जिसको छुआछूत, जैसे हम, एक पुरानी प्रथा थी भारत में जो फॉलो की जाती थी। तो उन सर्वेंट्स को पता ही नहीं था कि गांधी जी कौन थे। हो सकता है कि वो कोई दलित या कोई निचली जाति को बिलोंग करने वाले हो गांधी। इसी वजह से उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी तक नहीं निकालने दिया, यानी उनको घर पे रुकने की इजाज़त थी, लेकिन उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था मान लो कि कोई वो अनटचेबल ही हो। इस बात की हालांकि सर्वेंट्स को पता नहीं था कि वो अनटचेबल थे या नहीं थे, लेकिन क्या पता वो निकल गए तो। अगर वो अनटचेबल हो और वो जिस बाल्टी से पानी निकाल रहे हो उस बाल्टी के कुछ बूंद भी अगर कुएं में गिर गए तो वो पानी पूरा पल्यूट हो जाएगा। तो क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि गांधी एक अनटचेबल थे या नहीं थे, उन्होंने मान लिया कि गांधी एक अनटचेबल है और उनको उसी तरीके से उनके साथ बर्ताव करने लगे। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shantiniketan School. The train arrived at midnight, 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school.
अब देखिए बात क्या हुई कि अब गांधी जी ने यहाँ पर हमें उनके काम करने का तरीका समझ में आता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बहुत अलग अलग लोगों से बात की। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान का मत समझा और पूछा और चल दिए। तो उन्होंने पहले इस फार्मर राजकुमार शुक्ला की बात कही, लेकिन उनका ये मानना था कि सिर्फ इस फार्मर इतना जो राजकुमार शुक्ला है वो सब बातें इतनी क्लैरिटी से नहीं समझा पाए थे, नहीं बता पाए थे, क्योंकि वो पेसेंट था, इलिटरेट था, पढ़े लिखा नहीं था। तो उन्हें इतनी जानकारी में इस विषय के ऊपर, मतलब इतनी गहराई से विषय के ऊपर जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने सबसे पहले इस सिचुएशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो मुज़फ़्फ़रपुर गए। मुज़फ़्फ़रपुर में उन्होंने मुलाकात की प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी से। अब जे.बी. कृपलानी से उनकी मुलाकात हुई थी टैगोर के शांति निकेतन में, जो कि बंगाल में ही है। तो एक ऑफ कोर्स कॉलेज है जो कि टैगोर ने फाउंड किया है, यूनिवर्सिटी है बेसिकली शांति निकेतन में। तो उनके स्कूल, यूनिवर्सिटी हम जो भी उसको कहें, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुज़फ़्फ़रपुर। तो मुज़फ़्फ़रपुर के आर्ट्स कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। गांधी जी ने उन्हें टेलीग्राम भेजा कि मैं मुज़फ़्फ़रपुर आ रहा हूँ, इतनी बजे आऊँगा, इस ट्रेन से आऊँगा, मुझे आपसे इस मुलाकात इस चीज़ के बारे में आपसे मुलाकात करनी है, बात करनी है। ट्रेन जो है वो 15 अप्रैल को रात को 12 बजे पहुंची। 15 अप्रैल 1917 को रात को 12 बजे स्टेशन पे पहुंची और कृपलानी गांधी जी का वेट कर रहे थे रात को 12 बजे। सोचिए कि रात को 12 बजे वो गांधी जी का वेट कर रहे थे और उनके साथ वो कई स्टूडेंट्स को भी लेकर आए थे। तो Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. अब गांधी जी रुके कहाँ? प्रोफेसर मलकानी के घर पर। जो प्रोफेसर मलकानी जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे। अब उस समय पर गांधी जी का प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट टीचर थे, यानी कि उनको उनकी सैलरी मिल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और उन्होंने रुकने को इजाज़त दी गांधी जी को। गांधी जी कौन थे? जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट काम किया था। तो उस समय पे गांधी जी कहते हैं कि हार्बर अ मैन लाइक मी, यानी कि मेरे जैसे एक आदमी को, जो कि उस समय पे, यानी कि प्रोफेसर मलकानी खुद एक गवर्नमेंट टीचर होकर और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने वाले एक आदमी को घर पे रख के उनकी देखभाल करें, यानी कि उनको घर पे रुकने की इजाज़त दे रही है, ये बहुत ही बड़ी बात थी। छोटे शहरों में और बहुत छोटी जगहों पे, जैसे मुज़फ़्फ़रपुर एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, तो छोटे शहरों में जो भारतीय थे वो डरते थे कि अगर हम ऐसे लोगों को, गांधी जी जैसे लोगों को अगर हमने सिंपैथी दिखाई, उनको घर पे रुकने दिया, तो मतलब ब्रिटिशर्स उनके साथ क्या करेंगे। लोग जो थे वो डरते थे छोटे शहरों में। News of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब गांधी जी किस काम से मुजफ्फरपुर आए थे? वो मुजफ्फरपुर आए थे, ये बात बहुत जल्दी मुजफ्फरपुर के ज़िले में फैल गई। शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण से, वो पैदल चल के मुजफ्फरपुर आने लगे, क्योंकि वो शेयर क्रॉपर्स थे तो वो काफ़ी परेशान थे। तो चंपारण से वो पैदल गांधी जी को देखने, उनसे मिलने चल पड़े। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को कॉल किया, उनको बात की एक सिचुएशन समझाने के लिए, ब्रीफ करने के लिए, शॉर्ट में उनको समझाने के लिए कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, फार्मर्स पेजेंट्स को क्या दिक्कत है, लैंडलॉर्ड्स उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो जो लॉयर्स थे मुजफ्फरपुर में, जैसे हमने राजेंद्र प्रसाद को भी देखा, तो वो छोटे मोटे केसेस में जो इंडियन पेजेंट्स हैं, जैसे राजकुमार शुक्ला हो गए और भी ऐसे जो छोटे मोटे किसान हैं, उनकी मदद कर देते थे, कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट कर देते थे। तो दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। तो वो लॉयर्स ने बताया कि हम इस तरीके से किसानों की मदद करते हैं, उनके इन केसेस पे काम करते हैं, कभी ज़मीन का कोई केस है, लैंडलॉर्ड से लड़ाई का केस है, जो भी अलग अलग केसेस है, हम उनके बिहाफ पे कोर्ट में लड़ते हैं और उनसे इतनी फ़ीस लेते हैं। और उस पूरी इन्फॉर्मेशन मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को बताया। Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good.
Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि गांधी जी का कहना है कि जब उनको पता चला कि कैसे लॉयर्स जो है वो किसानों को रिप्रेजेंट करते थे, तो लॉयर्स को लगा कि गांधी जी ये बात सुनकर उनकी तारीफ़ करेंगे, अच्छी बात है कि तुम किसानों की मदद करते हो, उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन गांधी जी का कहना है कि पहली बार में तुम गलत कर रहे हो कि उन्हें कोर्ट्स क्यों लेकर जाते हो, कोर्ट कचहरी की हाल, और वो वहाँ पे जाके जो किसान है वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पूरी तरीके से क्रश हो जाते हैं, वो खुद अपने लिए कुछ नहीं बोल पाते, लड़ नहीं पाते, उस डर से पेजेंट्स खुल नहीं पाते। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम उन्हें कोर्ट्स में ले जाके जिताएं, हमारा काम ये कि हम उनको डर से फ्री करवाएं, कि डर उनको काबू ना कर पाए, कि उनके अंदर डर ना बैठे रहे, हमारा काम ये होना चाहिए। तो गांधी जी का ने लॉयर्स को खूब सुनाया, यानी कहा कि ये बहुत गलत बात है कि तुम किसानों से, गरीब किसानों से पैसे लेते हो, पैसे लेकर उनके केस लड़ते हो, केस लड़ने के बहाने उनको कोर्ट्स ले मतलब उनको केस लड़ते हो, उनको कोर्ट्स लेके जाते हो। कोर्ट्स ऐसी जगह है जहाँ पे किसान डर जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स किसान इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है। लॉयर्स, कोर्ट कचहरी, भाषा, इतने कागज़ वगैरह देख के किसान घबरा जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि इससे तो हम कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहें, क्योंकि वो खुद इस प्रोसेस से डरते हैं। मोस्ट ऑफ द एरेबल और गांधी जी इस कंक्लूजन पे आए कि इनको कोर्ट्स ले जाना बंद करो, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप पर्सनल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करो, या कुछ इस तरीके से कोशिश करो कि किसान ना डरे, ना घबराए, वो खुद अपनी बात भी अपने दम पे कह सके। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. अब जो गांधी जी थे, अब उनको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला कि अरेबल लैंड वो ज़मीन होती है जिसके ऊपर आप उगाने का काम कर सकते हैं, जिसको उगाया जा सकता है। एक होती है बंजर ज़मीन, जिसके ऊपर आप कोई भी सब पौधा उगा नहीं सकते, वो उगाने के लिए ज़मीन नहीं होती है। तो जो उगाऊ ज़मीन होती है उसे कहा जाता है अरेबल लैंड। तो चंपारण का जो ज़िला था उसमें जो भी ज़मीन थी वो सबसे पहले तो इंडियंस ओन नहीं कर रहे थे, वो अंडर थी ब्रिटिशर्स के। तो इंग्लिशमैन थे, ब्रिटिशर्स थे जो कि उन ज़मीनों के मालिक थे, और उन्होंने क्या करा था, किराए पे, टेनेंट्स यानी कि किराएदार, तो किराए पर इन ज़मीनों को किसानों को दे रखी थी कि तुम किराए पर इस ज़मीन को ले लो, इस पर काम करते रहो, तुम्हें जो उगाना है उगाते रहो और हमें उसका रेंट लेते रहो। अब रेंट के तौर पे वो क्या करते थे कि किसानों को कहते थे कि तुम्हें अपनी ज़मीन के 3 हिस्सों पर, यानी कि अगर ज़मीन के 20 हिस्से करे जाए, उस 20 में से 3 हिस्सों में तुम्हें इंडिगो उगाना है, यानी कि ये 15% हो गया, 15% के एरिया में तुम्हें इंडिगो को उगाना है। तो इंडिगो वहाँ का मेन कमर्शियल क्रॉप था। अब इंडिगो मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, कि इंडिगो एक नेचुरल डाई होता है। इंडिगो जो कलर है उसी कलर का पौधा होता है, यानी कि उसका नाम ही इंडिगो उसके कलर के लिए पड़ा है कि क्योंकि वो जो पौधा है वो उस कलर की डाई बनाने में यूज़ होता है। इंडिगो कलर की डाई बनाने के लिए इंडिगो के पौधे का पहले यूज़ होता था, वो एक नेचुरल डाई था। तो वही चंपारण का मेन कमर्शियल क्रॉप था। अब कमर्शियल क्रॉप आप जानते हैं कि वैसा क्रॉप होता है जो खुद के कंज्यूमेशन के लिए नहीं उगाया जाता है, लेकिन मार्केट में बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए कमाया जाता है। तो 15% ऑफ लैंड पे जो पेजेंट्स थे, जो इंडियन टेनेंट्स थे, जो किराए पे काम कर रहे थे इंग्लिशमैन की ज़मीन पे, उन्हें इंडिगो उगाना था, और वो इंडिगो को रेंट के तौर पर ब्रिटिशर्स को सौंपना था। तो जितना भी इंडिगो का हार्वेस्ट होता था उस 15% की ज़मीन पे पूरा के पूरा वो ब्रिटिशर्स को देना होता था। तो ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे नहीं 6 महीने, 2 साल, 3 साल में ख़त्म काम। 10, 15, 20, 25 लंबे लंबे समय के लिए जो किसान हैं वो ज़मीन को किराए पे देते थे, और इतने लंबे सालों तक उनके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको अगले 15 सालों तक उस पर 15% इंडिगो तो उगाना ही है, और वो हमें रेंट में देना है। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब recently ब्रिटिशर्स को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, सिंथेटिक इंडिगो की डाई बना दी है, जिसके लिए इंडिगो के पौधे की ज़रूरत अब नहीं लगेगी। तो अब जब ये जर्मनी ने ये जो इन्वेंशन किया, इसके बाद ब्रिटिशर्स समझ गए कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि सस्ते में, यानी कि इंडिगो उन्हें तो एक तरीके से पूरी फ्री में ही मिल रही है किसानों से, तो वो
किसानों से इंडिगो लेकर और बहुत ही महंगे दामों में लंदन, ब्रिटेन या पूरी दुनिया में बेचा करते थे। जिस सिस्टम को कहते हैं मर्केंटिलिज्म सिस्टम, MERCANTILE, मर्केंटाइल सिस्टम। तो इस सिस्टम में वो बहुत ऊंचे ऊंचे दामों में उस इंडिगो को उनसे खरीदते थे, उसको बेच देते थे इंटरनेशनल मार्केट में। जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना दी, यानी कि सिंथेटिक इंडिगो ऑफ कोर्स नेचुरल इंडिगो के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती होगी, तो ब्रिटिशर्स समझ गए कि अब उनकी जो इंडिगो वो बेचना चाह रहे हैं उसके लिए मार्केट ही नहीं बचेगी, क्योंकि हर कोई सस्ता सामान ज़्यादा खरीदना चाहेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या चाल लगाई कि अब क्योंकि ये इंडिगो तो हमें कुछ काम का है नहीं, तो अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट उन पे रखेंगे कि तुम्हें इंडिगो देना है, तो वो इंडिगो का हम क्या करेंगे, वो तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं होगा। तो उन्होंने जो किसान है उनसे कहा कि अगर आपको इस इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है, कि आप इंडिगो नहीं देना चाहते, तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, कि इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए आपको उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, इस 15% अरेंजमेंट से बाहर निकलने के लिए आप पैसे दो और आप इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाओगे। जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था was irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब हुआ ये जो शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट था कि आप जो भी मेन फसल उगा रहे हो उसके साथ आपको इंडिगो भी उगाना ही है, ये जो था वो पेजेंट्स को नहीं वो करता था, मतलब पेजेंट्स को की ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद नहीं था, पेजेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं था, क्योंकि इंडिगो को उगाने के बाद 2-3 बार उगाने के बाद फिर उस लैंड पे आप कुछ सालों तक कुछ उगा नहीं सकते हो। फिर इंडिगो बहुत न्यूट्रिशियस क्रॉप भी नहीं था कि बहुत ही किसी दूसरे पौधे को क्रॉप को वो बहुत न्यूट्रिशन दे रहा हो, तो यानी कि इंडिगो एक तरीके से जो पेजेंट्स हैं उनके लिए काम का नहीं था। अब जब पेजेंट्स को पता चला कि ब्रिटिशर्स ने ये 15% अरेंजमेंट से उनको फ्री इसलिए कराई क्योंकि जर्मनी ने एक नया इंडिगो बना लिया है, सिंथेटिक इंडिगो फैक्ट्री में बना लिया है इंडिगो को, और उसके बदले उन्होंने उससे पैसे लिए 15% अरेंजमेंट से निकलने के लिए। तो अब पेजेंट्स को बहुत ही गुस्सा आया, मतलब कई लोगों ने तो लॉयर्स को बुला लिया कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। इस पॉइंट पर गांधी जो है वो चंपारण आए। अब बात चल रही थी कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। किसानों का कहना था कि ये आपने हमसे धोखेबाजी से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाला है और हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। गांधी जी इस समय पर आए। He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. अब देखिए गांधी जी ने, जैसे कि हम बात की जाती है उनके काम करने का तरीका, देखिए कि ऐसा नहीं है किसी एक इंसान ने कुछ कह दिया और गांधी जी ने बिल्कुल मान लिया। गांधी जी ने सबसे पहले बात की कि इसके तहत इस बात के बिल्कुल रूट्स तक पहुंचना ज़रूरी है, गहराई तक पहुंचना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। तो सबसे पहले वो ब्रिटिशर्स के लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, यानी कि ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो जितने भी ब्रिटिशर्स की ज़मीन थी चंपारण में, वो उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया हुआ था और उस एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए। तो उनसे उन्होंने पूछताछ करने की कोशिश की। तो सेक्रेटरी ने बोला कि हम किसी बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। गांधी ने बोला कि वो कोई बाहर वाले नहीं थे, वो भारत के रहने वाले वो थे, लेकिन ऑफकोर्स वो क्योंकि चंपारण से नहीं थे, वो एक किसान नहीं थे, वो एक लैंडलॉर्ड भी नहीं थे, तो सेक्रेटरी ने कहा कि हम बाहर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो गांधी का जवाब था कि मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ। अब सब दूसरी तरफ गांधी जी गए, इसके बाद गांधी जी गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. अब इसके बाद गांधी जी गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास, ब्रिटिश कमिश्नर के पास गए और उनसे बात पता करने की कोशिश की कि क्या है सच्चाई, क्या है, क्या हो रहा है। तो उन ऑफिसर यानी जो कमिश्नर थे उन्होंने भी कहा, उनको वो धमकाने लग गए गांधी जी को, और उन्हें कहा कि तुम जल्दी से जल्दी तिरहुत चंपारण छोड़ के चले जाओ। लेकिन गांधी छोड़ के नहीं गए। गांधी did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see the next morning. He started out on the back of an element. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town.
In his carriage, Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. अब गांधी चंपारण छोड़ के नहीं गए। ब्रिटिश कमिश्नर ने उन्हें कहा कि तुम जल्दी से जल्दी तिरहुत छोड़ के चले जाओ, लेकिन गांधी जी नहीं गए। इसके बावजूद, मतलब नॉट बावजूद, बट इंस्टेड ऑफ लीविंग तिरहुत, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे मोतीहारी, जो कि चंपारण की राजधानी थी, कैपिटल थी। जब वो चंपारण गए तो वहाँ पे बहुत सारे उनके साथ लॉयर्स भी गए मोतीहारी। तो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग आए गांधी जी को मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। वो एक घर पे गए और उस घर को अपना हेडक्वार्टर्स की तरह यूज़ करने लगे। एक घर को जाकर उन्होंने चुन लिया और वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशंस, अपनी तहकीकात शुरू रखी कि क्या एक्चुअल में सच्चाई है, क्या बात है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब चीज़ें। अब एक रिपोर्ट आई कि पास के एक गांव में एक किसान, गरीब पेजेंट के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव हुआ है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि चलो हम पास के गांव में जाएंगे और देखेंगे। दूसरे दिन वो गांधी जी निकल गए उस गांव के लिए, लेकिन बीच में ही पुलिस का एक सुपरिटेंडेंट आया और उन्होंने, यानी कि पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर आया, यानी कि पुलिस का एक मैसेंजर आया, एक चिट्ठी लेके, एक मैसेज लेके, और गांधी जी को ऑर्डर किया कि वो अभी अपना कैरेज, यानी कि जिस से भी वो ट्रैवल कर रहे थे, जो सुबह जा रहे थे मोतीहारी, मतलब जो गांव जा रहे थे, दूसरे गांव जा रहे थे, तो वहाँ जाने की बजाय वो वापस से लौट के चले जाए। और गांधी जी ने बात मान ली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम। तो मैसेंजर जो है वो गांधी जी को वापस घर लेके गए, जो हेडक्वार्टर्स मोतीहारी में थे, और वहाँ पे उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया कि आप चंपारण छोड़ के जल्द से जल्द चले जाएं। चंपारण को ही छोड़ के चले गए। अब गांधी ने वो नोटिस रिसीव किया, उस नोटिस के रिसीट पे साइन की कि हाँ मैंने ये नोटिस रिसीव कर लिया है, लेकिन उस रिसीट के ऊपर लिखा कि मैंने ये नोटिस तो रिसीव कर लिया, जो भी साइन किया, लेकिन इसमें जो लिखा है मैं उसको नहीं मानूंगा। ये जो रूल है या जो ये ऑर्डर मुझे मिला है, मैं उस ऑर्डर को नहीं मानूंगा, उसको डिसओबे करूंगा। In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. All night, Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. तो वाइसरॉय, अब जब गांधी जी ने तो लिख के भेज दिया चिट्ठी, मतलब रसीद के ऊपर, कि मैं इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करूँगा, मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो जब गांधी जी ने इस ऑर्डर को लिखा रसीद के, मतलब इसको लिखा कि वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे रसीद पे, गांधी जी समझ गए थे कि अब बहुत जल्द उन्हें बुलाया जाएगा और उन्हें जाना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। गांधी जी को एक समन्स आया। समन्स यानी कि जब आपको कोर्ट ऑफिशियल काम के लिए बुलाता है कि आपको आना पड़ेगा, उसे कहा जाता है समन करना। तो गांधी जी को बुलावा आया कोर्ट की तरफ से कि आपको कोर्ट में अगले दिन आना है, पेश होना है। पूरी रात गांधी जी जगे रहे, वो सोए नहीं। उन्होंने खूब, मतलब टेलीग्राफ किए। टेलीग्राफ यानी कि अर्जेंट मैसेजिंग जिसे कहा जाता है, कि बहुत जल्दी से वो पहुंच जाता है, क्योंकि ऐसे खत को पहुंचने में 2-3 दिन, या अगर और दूर की जगह हो तो और ज़्यादा समय लगता था। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि जल्दी से जल्दी वो चंपारण आ जाए, और अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, जिनके पास थोड़ी पावर थी, जो कुछ काम कर सकते थे, जो थोड़े बड़े आदमी थे, उनको लेकर वो जल्दी से जल्दी चंपारण आ जाए। उन्होंने आश्रम को भी इंस्ट्रक्शन भेजे, यानी कि चंपारण में रहते हुए उन्होंने अपने आश्रम को भी इंस्ट्रक्शंस भेजे थे। वो आश्रम भी उनके ख्याल से नहीं गया, और उन्होंने पूरी इस चीज़ की रिपोर्ट वाइसरॉय को भेजी कि मुझे ये पता चला है, मैंने इनसे बात की, ब्रिटिश ऑफिशियल से भी बात की, लैंडलॉर्ड से बात की, जो भी पेजेंट से बात की, मुझे रिपोर्ट में ये पता चला है कि कैसे पेजेंट्स के साथ ज्यादती की जा रही है, एट्सेट्रा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पेजेंट्स। ब्लैक विथ पेजेंट्स यानी फुल ऑफ, भीड़ जमा थी, कि पूरे मोतीहारी में किसान पास से, दूर दूर से आए थे गांधी जी के साथ के। दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वो जानते ही नहीं थे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया है। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. तो उन्हें सिर्फ इतना पता था, यानी कि आप देखिए कि वो पेजेंट्स इतने बेचैन थे मदद पाने के लिए कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि गांधी जी हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका में कुछ बहुत बड़ा काम किया। उन्हें ये कुछ नहीं पता था। उन्हें बस एक उम्मीद की छोटी सी किरण, क्योंकि उनके लिए तो अभी वो छोटी किरण है, वो जानते ही नहीं है कि गांधी जी कितने, उन्होंने क्या क्या किया है। उन्हें लगा कि ये भी एक तुक्का मार्ग, मतलब ये भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण उन्हें गांधी में दिखी कि वो ट्रबल में है, अथॉरिटीज़ ने उन्हें बुलाया है, तो वो सभी मोतीहारी पहुंच गए।
Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. तो गांधी जी चाहते थे कि सबसे पहले पेजेंट्स क्या करें, या सिर्फ पेजेंट्स को क्या करना चाहिए, अपना डर ख़त्म करना है। गांधी जी चाहते थे कि पेजेंट्स का के अंदर जो ये ब्रिटिशर्स को लेके डर है वो ख़त्म हो जाए, कि पेजेंट्स जो है वो डरना बंद कर दें। और इसकी सबसे पहली शुरुआत कब हुई, जब जितने भी पेजेंट्स थे वो मोतीहारी पहुँचे, जब पता चला उन्हें कि महात्मा है, महात्मा गांधी जो है वो जो उनकी बचाव करने के लिए उनको बुलाया गया है, कोर्ट में बुलावा आया है। तो हज़ारों की तादाद में वो इकट्ठा हो गए। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. That their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. तो ब्रिटिशर्स के लिए इतना मुश्किल होता था क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग आ गए गांधी जी से मिलने, या जब उन्हें पता चला कि गांधी जी को कोर्ट से बुलावा आया, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, उनसे मिलने जब हज़ारों की तादाद में पेजेंट्स और किसान आ गए तो ब्रिटिशर्स का उनको संभालना मुश्किल हो गया गांधी जी के मदद के बिना। तो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की मदद की, बहुत सहज तरीके से, पोलाइटली, फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे तरीके से गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की मदद की, पेजेंट से बात की, उन्हें समझाया। लेकिन इससे एक बात साबित हो गई थी, ये कि ब्रिटिशर्स जो समझते थे कि उनकी ताकत पे कोई रोक नहीं लगा सकता, उनके पास अल्टीमेट पावर है, हर कोई उनसे डरता है, वो डर के ख़त्म होने की शुरुआत हो चुकी थी। कि उनकी ताकत कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी ताकतवर हो, उसके ऊपर भी अगर एक साथ इतने सारे लोग आ गए तो वो भी इंडियंस उस ताकत को चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि भारतीयों को कम नहीं समझना। The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. अब गवर्नमेंट को समझ नहीं आया, इतने सारे लोग आ गए, क्या करे क्या ना करे, कैसे संभाले। तो जो प्रोसिक्यूटर था, गांधी जी डिफेंस की तरफ थे, तो जो प्रोसिक्यूटर था उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ट्रायल को पोस्टपोन कर दो, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, जब भी डेट हो, बाद की डेट आप डिसाइड कर लो और उस दिन ट्रायल रखो। और अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। तो जो अथॉरिटीज़ भी थे वो भी इस बारे में बात करना चाहते थे सुपीरियर से कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना लोगों की भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है। Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being the voice of conscience, he asked the penalty due. अब गांधी ने कहा कि क्यों भाई पेनल्टी को, मतलब ट्रायल को डिले क्यों करना है, इसको बाद में क्यों करना है, अभी ट्रायल के लिए बुलाया, अभी ट्रायल लो। उन्होंने एक स्टेटमेंट बाहर के बाहर पढ़ डाला कि वो ही गुनहगार है, वो गिल्टी है, कि उनको ऑफिशियल नोटिस मिला गया था चंपारण छोड़ के जाने के लिए, लेकिन गांधी जी ने नहीं सुना। तो आप समझिए कि उस समय गांधी जी की ताकत की आप वो दाद देनी पड़ेगी कि इतना ताकतवर होना कि सीधे मना करना है, सीधे गिल्टी प्लीड करना कि हाँ मैं ही हूँ जिसने ये काम किया है, वो उस समय पर और भी बहुत बड़ी बात थी। अब उस स्टेटमेंट में गांधी जी ने पढ़ा कि वो ऐसा इसलिए करे क्योंकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अगर एक चीज़ वो करते हैं तो दूसरी ड्यूटी फॉलो नहीं होगी, और अगर दूसरी ड्यूटी फॉलो करते हैं तो पहली ड्यूटी फॉलो नहीं होगी। तो गांधी जी ने कहा कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी में, एक तरफ है कि वो एक लॉ तोड़े, लॉ ब्रेकर की एक ड्यूटी है, दूसरी तरफ उनकी ड्यूटी एक ह्यूमन भी है कि क्योंकि वो एक ह्यूमन है तो उन्हें दूसरे इंसान की मदद करनी पड़ेगी, और कई बार उस मदद को करने में कुछ लॉज को तोड़ना भी पड़ता है। तो यहाँ पे गांधी जी दो कॉन्फ्लिक्ट्स का, आइडियाज़ का, मुसीबतों का सामना कर रहे थे। पहला था कि उनका इंसान होना, इंसानियत के खातिर उनका काम करना, एक वो उनकी ड्यूटी, और दूसरी ड्यूटी थी कि वो भारत के नागरिक थे तो उसको होते हुए गवर्नमेंट की हर बात मानना, वो उनकी दूसरी ड्यूटी थी। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. अब जो गवर्नमेंट है, जो कोर्ट्स है, वो ये समझ चुके थे कि आज के दिन तो कम से कम गांधी जी को हराना मुश्किल था। इतने लोग आए थे, उनको जेल में नहीं डाल सकते थे, उनका ट्रायल नहीं लिया जा सकता था, उनको संभालना इतना मुश्किल हो रहा है। तो गांधी जी ने कहा
कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, जाइए जाकर बेल लेकर आ जाइए, वरना आपको फिर आपको फिर जेल में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस काम के लिए 2 घंटे दिए। गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं ऐसी कोई जीन्स नहीं लेकर आऊँगा। गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं बेल नहीं लेकर आऊँगा, मैंने गलत काम किया है, मैंने लॉ को तोड़ा है और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जज ने क्या करा, उनको विदाउट बेल रिलीज़ कर दिया कि ठीक है, आपको बेल की ज़रूरत नहीं, आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। When the road court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. अब देखिए, जो जज है वो भी इलीगल काम तो नहीं कर सकते हैं ना, या जो कोर्ट है उन्हें तो वही करना पड़ेगा जो उनके कानून कायदे में लिखा हुआ है। कानून कायदे में था कि अगर किसी ने कोई भी कानून तोड़ा है उसको जेल होनी पड़ेगी। तो ऐसा ही उन्होंने गांधी जी को भी बुलाया उनको जेल में डालने के लिए, लेकिन गांधी जी के साथ आ गए हज़ारों लोग, और ब्रिटिशर्स डर गए कि अगर वो गांधी जी को जेल में डाल देते हैं तो फिर उन ब्रिटिशर्स को लोग नहीं छोड़ेंगे। हज़ारों की तादाद में सिर्फ इस कहने पर, इस जानने पर कि गांधी जी को कोर्ट बुलाया गया है, इस पर इतने लोग आ गए, तो अगर गांधी जी को जेल भेज दिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कोर्ट ने क्या करा कि टेक्निकलिटीज़ को रखते हुए कि वो गैर कानूनी भी ना लगे, कानूनी भी लगे, कानून के दायरे में रहते, उन्होंने क्या किया, बोला कि हम इसके ऊपर फैसला बहुत दिनों बाद सुनाएंगे, तब तक गांधी जी को अलाउ कर दिया कि आपको बेल की ज़रूरत नहीं है, आपको जेल में नहीं डालेंगे, आप रह सकते हो, हम इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे लेकिन बहुत दिनों बाद। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बहुत सारे और भी लॉयर्स जो है वो बिहार से आए। बहुत प्रोमिनेंट लॉयर्स थे उस वक्त के, बहुत जाने माने और अच्छे बड़े लॉयर्स थे। उन्होंने गांधी से बात की। उन्होंने कहा कि अगर गांधी जेल चले गए तो लॉयर्स क्या करेंगे। लॉयर्स का कहना था कि गांधी जी आप ही तो है जो हमें सब कुछ बता रहे हैं, क्या करना है, कैसे उनकी मदद करना है, आप ही जेल चले गए तो हमें कौन एडवाइस करेगा। गांधी आस्क्ड व्हाई। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। तो गांधी ने पूछा कि क्यों ऐसा, क्योंकि मैं जेल चलोगे तो कौन मदद करेगा। तो लॉयर ने पूछा कि आप हैं जो हम यहाँ पर आए हो, आप ही हमें सारी सीख सलाह दे रहे हो, मदद कर रहे हो। अगर वो जेल चले गए यानी आप जेल चले गए, गांधी जी जेल चले गए, तो उनकी मदद करने वाला है, उन्हें एडवाइस करने वाला कि क्या करना चाहिए, इफ़ पेजेंट्स के सिचुएशन को कैसे सॉल्व करें, इसके ऊपर हमें एडवाइस करने वाला कोई नहीं रहेगा और हम पेजेंट्स की मदद नहीं कर पाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad had recorded the upshot of their consultation. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. तो लॉयर्स को समझ आया कि जब गांधी जी जो कि प्रिजन जाने को तैयार थे पेजेंट्स के लिए, ना गांधी जी वहाँ के रहने वाले थे ना वहाँ के रहवासी थे, वो पहली बार पेजेंट से मिले थे, लेकिन अगर वो उनकी लड़ाई के लिए, उनके हक के लिए, जो कि पेजेंट्स इलिटरेट थे, उन्हें उनकी ज़रूरत थी, उनके लिए अगर गांधी जी जेल जाने को तैयार थे, तो लॉयर्स को लगा कि उन पर शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने टाइम टू टाइम लॉयर्स से वो पेजेंट्स के केसेस लिए। वो बिहार के रहने वाले, आसपास के ज़िले के रहने वाले लोग हैं और वो खुद अपने ही आसपास के रहवासियों की मदद नहीं कर पा रहे। तो उन्हें शर्म आई कि इस तरीके से सिर्फ गांधी जी के जेल चले जाने से उनका सब कुछ छोड़ के जेल चले जाना, उनका सब कुछ छोड़ के घर चले जाना लॉयर्स का कितना गलत होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The Battle of Champaran is won, he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. तो गांधी जी ने बोला कि तो लॉयर समझ गए कि उनका इस तरीके से वहाँ से चले जाना कितना गलत होगा। तो लॉयर्स गांधी जी के पास गए, उन्होंने कहा कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। गांधी जी ने बोला कि बस चंपारण की लड़ाई यहीं से जीत गई, यानी कि एक बार लोगों ने अपने मन से ठान लिया, मन में बदलाव ले आए, तो बस वहीं पर उनकी जीत हो गई। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. तो बहुत दिनों बाद इतना सब देख कर कि कैसे लोग इकट्ठा हो गए, गांधी जी का जेल जाना, उन्होंने कैसे ऑर्डर लिख दिया, सब कुछ देख के एक लेटर गांधी जी ने रिसीव किया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं
उस प्रोविंस के, बिहार प्रोविंस के, उन्होंने केस को ड्रॉप कर दिया है और सिविल डिसोबीडियंस की जो ये लड़ाई थी, जो सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पहली बार इंडिया में जीत चुका था। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on their other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of investigators and vehement protest of the landlords. तो अब गांधी जी और लॉयर्स ने सोचा कि अब हम बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कितने सारे 10,000 पेजेंट्स से भी ज़्यादा से, मतलब 10,000 के लगभग किसानों से बात की, उनकी कंप्लेंट्स को नोट डाउन किया, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, एरिया के बारे में जानकारी ली। तो इस पूरे एरिया में लैंडलॉर्ड्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये गलत है, हमारे खिलाफ है। लैंडलॉर्ड्स जो थे वो कुछ इंडियंस भी थे, कुछ ब्रिटिशर्स भी थे, तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। पेजेंट्स की एक्टिविटी को पेजेंट्स की कंप्लेंट्स को नोट डाउन किया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे, लोग पूछताछ कर रहे थे, मतलब गांधी जी और उनकी टीम जो है वो पूछताछ कर रही थी, सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और इसके अलावा पेजेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश कर रही थी। जून में गांधी was summoned to Sir Edward Guide, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. तो जून 1917 यानी कि 15 अप्रैल 1917 को वो मिडनाइट को वो पहुँचे मुजफ्फरपुर, और जून में सर एडवर्ड गाइड ने उन्हें बुलाया। तो देखिए, वहाँ जाने से पहले भी गांधी जी पूरी तैयारी के साथ गए कि अगर यदि गांधी जी नहीं लौटे तो उस केस में लॉयर्स को क्या करना चाहिए। मतलब आप देखिए उनकी फोर साइटेडनेस, उनकी प्लानिंग, कि गांधी जी ने हर ऑप्शन, हर बेस कवर करा। Gandhi had four protracted interviews with Lieutenant Governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. तो 4 इंटरव्यूज़, 4 मीटिंग्स उन्होंने सर एडवर्ड गाइड के साथ की, और एडवर्ड गाइड ने फिर एक फ्लजेड इंटरव्यू, एक इन्वेस्टिगेशन कर दी कि हम पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किस तरीके से फार्मर्स को, पेजेंट्स को धोखा मिला, कैसे लैंडलॉर्ड्स ने उनका गलत फ़ायदा उठाया, सभी के बारे में। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. यानी कि जो कमीशन भी था, देखिए वेल रिप्रेजेंटेड था, उसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी थे, ब्रिटिशर्स के, मतलब वो भी थे, लैंडलॉर्ड्स भी थे, और गांधी जो थे वो एकमात्र थे सभी पेजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव। तो गांधी भी उस कमीशन का हिस्सा थे। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. तो मान लीजिए देखिए कि अगले 7 महीने तक गांधी जी चंपारण में रहे। उसके बाद कई बार उन्होंने चंपारण में विजिट्स करे उस बात को, कि तय तय तक पहुंचने के लिए। सो आप देखिए कि कैसे एक नॉर्मल सा किसान जब गांधी जी के पीछे पड़ गया तो उसने कैसे पूरा साल गांधी जी को ऑक्यूपाइड रखा इसमें, और इसको कितना एक चंपारण का इशू एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू माना जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह माना जाता है गांधी जी की, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. When they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. जब ऑफिशियल इंक्वायरी हुई तो बहुत सारा एविडेंस मिला कि पेजेंट्स के साथ कितना गलत किया गया, उनका कितना फ़ायदा उठाया गया, उनसे ज़रूरत से ज़्यादा रेंट लिया गया है, कैसे उनको ज़बरदस्ती शेयर क्रॉपिंग का वो दिया हुआ है, कितनी सभी एविडेंस निकली। और जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो बिग प्लांटर्स थे जो थे, उन्होंने अग्री करा, और उन्होंने ऑफ कोर्स नाउ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड थे, तो लैंडलॉर्ड्स चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अग्री करते हैं कि हम रिफंड्स बनाने को तैयार है, और आप बता दीजिए हमें कितना रिफंड करना है। They thought he would demand payment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. अब जेसी हॉज एक ब्रिटिशर थे, एक रेवरेंट थे, रेवरेंट जो कि चर्च में काम करने वाले हैं, एक फादर की तरह ही एक रेवरेंट होते हैं, प्रीस्ट मान लीजिए आप। तो उन्होंने नोट डाउन किया कि जब उन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने गांधी जी से पूछा कि हम कितना रिफ़ंड करें, तो उन्हें तो ऑफकोर्स ये लगा था कि गांधी जी बोलेंगे कि आप पूरा रिफ़ंड हमें करिए, हमें 100% रिफ़ंड चाहिए। लेकिन उनको शॉक और सरप्राइज़ मिला, गांधी जी ने कहा कि आप 50% रिफ़ंड कर दीजिए। अब
जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें लगा कि कभी हो ही नहीं सकता, फिर भी उन्होंने कह दिया कि हम 25% आपको रिफ़ंड करेंगे। तो गांधी ने बोला ठीक है। इस बात पे गांधी एडमेंट थे कि उन्हें पूरा रिफ़ंड नहीं चाहिए, उन्हें कम पैसे चाहिए, पूरा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो 25% पर ही मान गए। तो इसको लेकर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी बहुत शॉक थे कि कैसे गांधी जी सिर्फ 25% पे मान गए। This settlement was adopted unanimously by the Commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender a part of the money and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. तो गांधी जी का कहना था कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा नहीं था कि उनको पूरा पैसा वापस मिले। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि पेजेंट्स के मन में से ये डर ख़त्म हो जाए, कि पेजेंट समझ जाए कि वो अगर कुछ चाहे, वो अगर ठान ले तो वो भी कुछ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी इम्पॉर्टेंट था कि लैंडलॉर्ड्स समझ जाए कि उन्होंने जैसे थोड़ा सा पैसा दिया, उसी के साथ अपना प्रेस्टीज, अपना घमंड भी उनको सौंपा है। तो लैंडलॉर्ड्स के लिए भी एक सबक था कि उन्होंने जिस तरीके से पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया, उनका पैसे सबमिट करना, उनका हार मानना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो पैसे उनके लिए हार का एक प्रतीक था कि दे लॉस्ट। एंड पेजेंट्स के लिए ये समझना कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं था कि पैसे ज़्यादा मिले, पैसे पूरे भी मिल जाते, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी था ये चीज़ समझना कि उन्हें आज़ादी चाहिए डर से, कि उन्हें डरना बंद करना पड़ेगा और वो कुछ ठान ले, साथ मिल के किसी चीज़ पर उतर आए तो वो हर चीज़ पा सकते हैं। और पेजेंट्स का ये समझना कि उनके पास भी उनके राइट्स हैं, उनके हक है, उनकी मदद करने के लिए उनके पास लॉयर्स है, और कैसे अगर वो सही रास्ते पर चले, अगर वो सही चीज़ की डिमांड करे, उसके लिए लड़ाई लड़े तो उन्हें वो मिलेगा। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. तो गांधी जी की पोजीशन जस्टिफाई हो गई, जो उनको महात्मा का नाम दिया गया था वो यहाँ पर साबित हो गया। कुछ ही सालों के अंदर ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे वो समझ गए, क्योंकि ब्रिटिश प्लांटर्स के पास भी जो ज़मीनें थी वो भी उन्होंने इलीगल तरीके से हड़पी थी एक तरीके से, क्योंकि ब्रिटिश सारी ज़मीन जो थी वो तो इंडियंस की थी, वो तो ब्रिटिशर्स ने कैसे तैसे करके बहुत टैक्स लगा लगा के, टैक्स ना मिलने पर फिर उन्होंने ज़मीन हड़प ली, इस तरीके से उन्होंने ज़मीन को पाई थी। तो ब्रिटिश प्लांटर्स ज़मीन उन्होंने छोड़ दिया और वो ज़मीन वापस से पेजेंट्स इंडियंस के पास आ गई, और ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम था ये गायब हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशंस। अब आप देखिए, हमने गांधी जी की वर्किंग का स्टाइल देखा कि उनका मेन एम क्या था। तो गांधी जी को कभी भी कोई बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सोल्यूशन नहीं चाहता, दस कि बहुत पैसे वापस हो जाए, बहुत कोई बड़ा पॉलिटिकल वो हो जाए, नहीं। He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately. तो शुरुआत से गांधी जी का एम ये नहीं था कि पेजेंट्स को अपने पैसे वापस मिल जाए। गांधी जी का एम ये था कि जो कल्चरल बैकवर्डनेस पेजेंट्स में है, कि उन्हें अपने हक के बारे में नहीं पता है, कि वो इतने समझदार नहीं है, कि वो कोर्ट्स में डर रहे हैं, वो लड़ना नहीं जानते हैं, हक के लिए लड़ना नहीं जानते हैं, ये सब। और उनकी सोशल बैकवर्डनेस है, इनको इतना दबाया जाता है, लैंडलॉर्ड्स जो कहते हैं वही उन्हें करना पड़ता है, वो उससे पेजेंट्स को फ्री करना चाहते थे। He appealed for teachers. Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men, had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune, and other distant parts of the land. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. अब देखिए कि गांधी जी ने कैसे, किस तरीके से पूरे के पूरे ज़िले में, आसपास के ज़िले में कितने चेंजेस ले आया। गांधी जी ने कहा टीचर्स की ज़रूरत है। महादेव देसाई और नरहरी पारीक जो दो टीचर्स थे, वो उस गांव में आए वॉलंटियर करने के लिए कि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, हम एजुकेशन देंगे। उनकी पत्नियों ने वॉलंटियर किया कि हम भी यहाँ पर काम करेंगे, जो काम उनके लायकों का, समाज सेवा का काम करेंगे। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास आए, उन्होंने यहाँ पे आश्रम यानी अहमदाबाद से आए और यहाँ पर काम किया। बहुत दूर दूर बॉम्बे, पूना से लोग आए चंपारण में यहाँ पर बदलाव और सुधार लाने के लिए। मिसेस गांधी ने, कस्तूरबा गांधी जो थी, जिनको बा कह के बुलाया जाता था, वो आई। उन्होंने यहाँ पे
सैनिटेशन, क्लिनलीनेस, साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे ये भी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का होना मतलब बीमारियों का होना, बीमारियों का होना मतलब वही परेशानी होना, काम ढंग से ना हो पाना, ज़बरदस्ती के पैसे दवाइयों में लगना। Health conditions were miserable. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. Three medicines were available: castor oil, quinine, and sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. अब देखिए कि उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया, हेल्थ बहुत कंडीशंस बुरी थी, तो अब देखिए कितनी सिंपल चीज़ों से उन्होंने इलाज शुरू की। कोई महंगी दवाई नहीं, कोई विदेशी दवाई नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें जो कि सिंपली कैस्टर ऑयल, कीनाइन, सल्फ़र ऑइंटमेंट, सल्फ़र का ऑइंटमेंट जो क्रीम होती है, मतलब कितनी सिंपल चीज़ों से, सिर्फ 3 बेसिक चीज़ों से उन्होंने कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज शुरू कर दिया। तो उन्होंने किस तरीके से किसानों की मदद की और ये भी समझा कि किसान गरीब है, महँगी दवाई, विदेशी दवाई या कुछ नहीं खरीद सकते, सिंपल देशी इलाजों से उन्होंने किसानों का इलाज किया। Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." गांधी जी ने देखा कि कैसे औरतें जो कपड़े पहनती थी बहुत ही गंदे कपड़े थे, तो उन्होंने कस्तूरबाई को कहा कि आप यहाँ पर संभालिए, औरतों को समझाइए कि वो साफ़ सफाई में रहें, उनसे बीमारियाँ नहीं होगी। वहाँ की औरतों ने कस्तूरबाई से बात की, उन्हें समझाया कि हमारे पास साड़ी नहीं है, कोई उसका बॉक्स ही नहीं है, हमारे पास एक ही साड़ी है, एक ही साड़ी रोज़ पहनते हैं, उनके पास उसको धोने का भी वो नहीं, क्योंकि अगर वो एक साड़ी को भी धो देंगे तो फिर पहनेंगे क्या। During this long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. आप देखिए कि चंपारण में रहते हुए वो इतनी दूर आश्रम का भी ध्यान रख रहे हैं, कैसी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, कंपोस्ट पिट बनवा रहे हैं कि जो भी वेस्ट है, जो फीकल वेस्ट है, जो बाथरूम से वेस्ट निकल के आता है, उसको उन्होंने ट्रेंचेस बना के डाला, उस ट्रेंचेस में उसमें से वो भर जाएगा, या फिर स्मेल आने लगी कि उन्होंने कहा कि नए ट्रेंचेस बनाने का समय आ गया। आप देखिए कितना इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल सा एक सिस्टम गांधी जी ने डेवलप कर दिया था पूरे गाँव में, और कितना वो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि कितनी बेसिक चीज़ों से शुरुआत करके उन्होंने इतने बड़े बड़े चेंजेस लाए। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. तो गांधी जी ने कहा कि मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी, ये हम सभी जानते हैं, और मैंने सिर्फ इसी बात को ओपन किया कि ब्रिटिशर्स मुझे मेरे ही देश में नहीं कहने को बोल सकते कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intervened with the practical day to day problems of the millions. His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. बहुत important. गांधी जी या चंपारण का जो एपिसोड था वो एक्ट ऑफ डिफाइंस, डिफाइंस यानी रूल्स को फॉलो नहीं करना। तो गांधी जी का मेन एम ये नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स के लॉज को जाकर तोड़े, उसके रूल्स को फॉलो ना करें। गांधी जी का सिर्फ एम ये था कि हमें पेजेंट्स की मदद करना है, उनका स्ट्रेस ख़त्म करना है, उनको सिखाना है, उनको खुद को सशक्त बनाना है। ये था गांधी पैटर्न, कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, डे टू डे प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करते थे। और उनकी लॉयल्टी एब्स्ट्रैक्शंस की नहीं थी कि फ्रीडम देंगे, जस्टिस देंगे, इंडिपेंडेंस देंगे, ये एब्स्ट्रैक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, क्योंकि ये कभी आप 100% अचीव नहीं कर सकते, ये हमेशा 100% अचीव नहीं की जा सकती, इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्शंस कहा जाता है। तो उनकी लॉयल्टी इन एब्स्ट्रैक्शंस को नहीं थी, वो इन एब्स्ट्रैक्शंस के वादे नहीं करते थे, हम आपको आज़ाद कराएंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपको फ्रीडम देंगे, आपको इंडिपेंडेंस देंगे, नहीं। उनका काम था कि उनकी लॉयल्टी थी लिविंग ह्यूमन बींग्स की, वो चाहते थे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका स्ट्रेस ख़त्म हो, वो उनके लिए काम करना चाहते थे, आज़ादी के लिए नहीं, जस्टिस के लिए नहीं, वो ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना चाहते थे। और आप देखिए उन्होंने जो काम भी किया कितने सहज तरीके से, अगर लॉ को भी तोड़ा तो बहुत सिस्टमैटिकली किस तरीके से उन्होंने काम किया। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. तो जो भी गांधी जी करते थे उनका मेन एम रहता था कि वो हर भारतीय को इंडिपेंडेंट, सशक्त बनाना चाहते थे कि वो खुद अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी लिख सके।
और इससे अगर हर एक इंडियन फ्री हो गया तो इंडिया अपने आप फ्री हो जाएगा, क्योंकि इंडिया कुछ नहीं है, इंडिया इंडियन से ही बना है। तो हमें इंडिया को फ्री नहीं करना है, हमें हर एक इंडियन को फ्री करना है। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour to duty to the Fiji Islands. Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Andrews was willing if Gandhi agreed. तो यहाँ पर अब एक क्या होता है कि चंपारण एक्शन में, यानी शुरुआती दिनों में चंपारण में, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज जो एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, इंग्लिश मैन, ब्रिटिशर था, वो महात्मा गांधी का एक बहुत ही फॉलोअर बन गया था, गांधी जी को फॉलो करने, मतलब उनका मानने वाला बन गया था। तो वो गांधी जी को चंपारण में मिलने आए थे कि वो फिजी जा रहे हैं ड्यूटी पर, मतलब फिजी जा रहे हैं उनकी ड्यूटी के लिए। तो गांधी जी से मिलने आए थे एक बार फिजी निकलने से पहले। अब गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, ठीक है, जो बाकी लॉयर्स थे, उनका मानना था कि अगर एंड्रयूज़ चंपारण में रुके उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो और उनकी लड़ाई को ताकत मिलेगी, उनको हेल्प मिलेगी। एंड्रयूज़ भी तैयार थे कि अगर गांधी जी ने कहा कि तुम चंपारण में रुक जाओ, हमारी मदद करो, तो एंड्रयूज़ भी तैयार थे कि वो रुक कर पेजेंट्स के लिए लड़ाई के लिए तैयार थे। But Gandhi was vehemently opposed. He has said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. The cause is just, and you must rely upon yourselves to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman." तो गांधी जी ने इस पर बिल्कुल मना कर दिया कि हमें कोई ब्रिटिशर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसीलिए ये सोचना कि क्योंकि वो ब्रिटिशर है और हमारी तरफ से लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई में मदद होगी, मतलब हम उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, एक प्रॉप की तरह ट्रीट करें कि हमारी लड़ाई में मददगार होंगे, इसीलिए हम फ्रियर एंड्रयूज़ की मदद लें। तो ये गलत बात है। हमें अपने दम पे बैटल को जीतना, ना कि किसी और के दम पे कि कोई ब्रिटिशर आ जाए हमारे साथ। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना। हम एंड्रयूज़ को इसलिए रोक रहे थे क्योंकि हमें लगा कि अंग्रेज़ है, इंग्लिश मैन है, हमारी मदद हो जाएगी। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तो उन्होंने, गांधी जी ने समझाया कि हमें खुद के ऊपर भरोसा करना है, खुद के दम पे जीतना है, सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बनना है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, खुद इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंट होना, सशक्त होना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चलिए हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। Striking out what is not true in the following: Rajkumar Shukla was not a politician, not a delegate, not a landlord. He was a sharecropper. तो 2, 3, 4 को हमें हटा देना है और फर्स्ट सही है। राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इलिटरेट। तो राजकुमार शुक्ला पुअर भी थे, इलिटरेट भी थे, लेकिन वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो वो गलत है। वाइज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। रेजोल्यूट मतलब जिसने बहुत ठान रखी हो, जो डिटर्मिन्ड हो, जिसने एक बार जो ठान लिया वो करके ही रहता है, जिसे हम ज़िद्दी एक तरीके से कहते हैं कि गोल को पाने के लिए ज़िद्दी। तो इसलिए उनको रेजोल्यूट कहा गया, क्योंकि राजकुमार शुक्ला महीनों गांधी जी के पीछे लगे रहे, महीनों गांधी जी के साइड बाय साइड साथ साथ चलते रहे, जहाँ वो गए उनका पीछा करते रहे, सिर्फ इसलिए ताकि गांधी जी एक बार उनका ज़िले चंपारण उसको उनको बुला सके। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पेजेंट? इसीलिए सर्वेंट्स को लगा होगा कि गांधी एक दूसरे पेजेंट थे, क्योंकि वो भी मतलब एकदम दुबले पतले से, और कोई बहुत अमीर, कोई इस तरीके से ड्रेसअप नहीं करते थे जैसे बाकी लॉयर्स करते थे। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए तो वो एक लॉयर ही थे, वो कोई गरीब पेजेंट नहीं थे, लेकिन उनका ड्रेसअप बिल्कुल वैसा नहीं था। वो कोई सूट कोट कुछ इस तरीके से उनका पहनावा नहीं था, उनकी बोलने का तरीका नहीं था, यानी वो अपने बिहेवियर, पर्सनालिटी से बहुत दी थे, बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट और डाउन टू अर्थ थे, इसीलिए उनके बीच में फ़र्क करना मुश्किल था। और फिर दूसरी बात, वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे, तो और उनके बारे में कोई जानता भी नहीं था गांधी जी के बारे में, और वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे, तो सर्वेंट्स को लगा कि ये भी एक कोई किसान ही होगा। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो वो लखनऊ में तो थे ही जब उनकी राजकुमार शुक्ला से मुलाकात हुई, वो कैलकटा भी गए, वो कानपुर भी गए, वो फिर अपने अहमदाबाद आश्रम भी गए, और फिर फाइनली वो चंपारण के लिए निकल पड़े। और उसके पहले वो पटना के लिए निकले, उन्होंने पटना के लिए ट्रेन पकड़ी, और वो मुजफ्फरपुर भी गए, फिर मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण पहुँचे। वॉट डिड द पेजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट? तो
पेजेंट्स जो थे उनको इंडिगो हार्वेस्ट देते थे। 15% वो अपने लैंड पे इंडिगो की खेती करते थे और उस खेती को ही वो उस हार्वेस्ट को ही एज रेंट पे करते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिशर नाउ वांट इंस्टेड एंड वाई? तो अब ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि उस 15% के बदले उन्हें कंपेंसेशन चाहिए था उस 15% अरेंजमेंट से बाहर निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब उन्हें इंडिगो की ज़रूरत नहीं थी। जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था, तो उन्हें नेचुरल इंडिगो की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, महंगे थे, तो अब कोई भी नेचुरल इंडिगो नहीं खरीदेगा। तो उस अरेंजमेंट से बाहर निकलने के लिए ब्रिटिशर्स उनसे अब पैसे डिमांड कर रहे थे। वॉट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइजेस ऑफ नेचुरल इंडिगो? कि प्राइजेस ऑफ नेचुरल इंडिगो ऑफकोर्स बहुत महंगे भी हो जाएंगे और उनकी बिक्री, उनको खरीदने वाले लोग जो है वो कम हो जाएंगे। The events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some instances of his method and link them to his ideas of सत्याग्रह and non-violence? तो देखिए कि उनकी मेथड ऑफ वर्किंग कैसी थी। पहले से वो हर चीज़ प्लान करके चलते थे, सिस्टमैटिकली वर्क करते थे, चिल्ला चोट नहीं करते थे। वहाँ पर भी जब उनको कोर्ट में बुलाया गया और हज़ारों की भीड़ में लोग आ गए, तो तब भी वो बहुत ही पोलाइटली और फ्रेंडली ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे भीड़ को मैनेज करने के लिए। उन्होंने नोटिस पे भी बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने मतलब लिख दिया कि कोई चिल्ला चोट, कोई शोर, कोई नारेबाजी नहीं। उन्होंने बहुत ही पीसफुली लिखा कि वो जो है वो ऑर्डर को डिसोबे करेंगे, चंपारण छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये जो उनकी मेथड ऑफ वर्किंग है ये बहुत पीसफुल थी, प्रोलाइट थी, फ्रेंडली थी, और यही सत्याग्रह का आइडिया था कि वो सिर्फ ट्रूथ के बेसिस पे लड़ते थे। उनके जीत किसी चिल्ला चोट, नारेबाजी, किसी लड़ाई, किसी वायलेंस के ऊपर बेस नहीं करते थे। वो अपनी जीत इस पे बेस करते थे कि वो सही थे, वो लोगों की मदद करना चाहते थे। और उन्होंने उसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस का फॉलो किया। वाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड? क्योंकि गांधी जी एक्चुअल में ये नहीं चाहते थे कि पेजेंट्स को पैसे मिले। गांधी जी चाहते थे कि पेजेंट्स फियर से फ्री हो जाए, वो डर उनके मन से ख़त्म हो जाए। वो पेजेंट्स जो है वो ये समझे कि उनके पास अपने हक है, वो उन हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं। वो लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिशर्स से उन्हें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं थी। तो गांधी जी के लिए पैसे ज़रूरी नहीं थे, लेकिन उस डर पे जीत ज़रूरी थी। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स? पूरी तरीके से पेजेंट्स की कंडीशन चेंज हो गई। वो कल्चरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, सेल्फ रिलायंट हो गए, उनकी कंडीशन साफ़ सुथरी हो गई, एजुकेटेड होने लगे, उनके गाँव में चेंजेस आने लगे, वो अपने हक के बारे में जाने, खुद से लड़ना जाने कि कैसे वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? क्योंकि चंपारण एपिसोड से गांधी जी की एक इमेज पूरी कंट्री में इस्टेब्लिश हो गई। लोग गांधी जी को जानने लगे, गांधी जी को समझ पड़ा कि अब ज़रूरत है कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाए। गांधी जी ये बात समझे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से अलग अलग सेक्शंस ऑफ लोगों पर अलग अलग तरीके से गलत व्यवहार कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स का इंडिया से जाना, इंडिया पे इस तरीके से कब्ज़ा करना बहुत गलत था और उससे फ्रीडम मिलना लोगों को बहुत ज़रूरी था। और लोगों को लड़ना सिखाना ज़रूरी था कि वो अपने हक के लिए लड़े, और लड़ाई वायलेंस नहीं, पीसफुल तरीके से करे। और टर्निंग पॉइंट इसलिए भी था क्योंकि इसी के बाद फिर चंपारण के बाद उन्होंने और 2 सत्याग्रह अहमदाबाद में भी करे, जो कि बहुत ज़रूरी भी थे। और उससे उनको और एक तरीके से आइडेंटिटी मिली पूरे इंडिया में, उनको ज़्यादा पावर मिली, ज़्यादा लोग उनके साथ कनेक्ट होने लगे। तो इस वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों के कनेक्शन की वजह से, ज़्यादा तादाद और भीड़ के कारण उनको बहुत मदद मिली। How was India able to influence? How was Gandhi able to influence lawyers? Give instances. तो 2-3 तरीक़ों से गांधी जी ने लॉयर्स को इन्फ्लुएंस करा। पहला, उन्होंने उन्हें समझाया कि आपका काम है कि एक्चुअल में लोगों की मदद करें, ना कि उनसे फीस ले। पैसा कमाना नहीं, बट अपनी ड्यूटी फॉलो करना है कि आप लॉयर हैं, आप अपने प्रोफेशन का सही उपयोग करें। दूसरा कि अपने लोगों के लिए लड़ना, उनके हक के लिए लड़ना, उनकी मदद करना, उसके लिए किसी भी हद तक चले जाना। जो पेजेंट्स थे उन्हें लॉयर्स की ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी। वो पेजेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं थे, वो लॉयर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो लॉयर्स को इतनी उन्होंने बात समझाई कि वो भी चाहे तो कोई बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्हें सेल्फलेस तरीके से पेजेंट्स के लिए काम करना ज़रूरी है। और तो ये आप 2-3 लिख सकते हैं कि इन्होंने इस तरीके से, और लॉयर के जो इंस्टेंसेस है चैप्टर में आप उसके लिख सकते हैं कि किस तरीके से लॉयर्स को उन्होंने समझाया। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल? तो उनकी लोकेलिटी यही थी, उनकी एटीट्यूड यही था कि जो होम रूल के एडवोकेट्स हैं, जो कि इंडिपेंडेंस और
स्वराज की बात करते थे, उन्हें वो अपने घर में नहीं रुकने, क्योंकि छोटे घरों में वो डरते थे कि अगर वो ऐसे लोगों को, जैसे फ्रीडम फाइटर्स हो गए जो स्वराज और इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, अगर उन लोगों को अपने घर में रुकने देंगे तो ब्रिटिशर्स उनके साथ गलत करेंगे, ज़्यादती करेंगे, यानी कुछ ना कुछ वो डरते थे ब्रिटिशर्स से कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स उनको अपने एनिमी की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे कि ये उन्हें घर में रुकने के लिए दे रहे हैं जो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? क्योंकि हमने राजकुमार शुक्ला का एग्जाम्पल देखा, पेजेंट का एग्जाम्पल देखा, हमने नॉर्मल टीचर जैसे महादेव देसाई हो गए उनका एग्जाम्पल देखा कि कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वॉल्टियर किया वहाँ पे आके। लॉयर्स, ऑर्डिनरी पीपल है ये, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, कैसे आकर उन्होंने पूरे गाँव की कंडीशन चेंज कर दी। तो इनका भी काम था फ्रीडम मूवमेंट में। सो फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर, ये बहुत ज़रूरी